हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की जो एनवीएस में ऑडिटर असिस्टेंट का एग्जाम डेट आ गई है, उसकी प्रिपरेशन हम लोग कर रहे थे। तो उसमें पहले हम लोग प्रीवियस ईयर का जो 2022 में पेपर हुआ है वो सॉल्व कर रहे हैं, जिससे कि किस तरह के क्वेश्चन आपके आए हैं, कौन कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे गए हैं, कितने डीप तक पूछा गया है, उसको हम पहले से समझ लें। तो इसमें 21 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्व किए थे। आज की वीडियो से आपका 22 क्वेश्चन से रहेंगे, क्योंकि ओवरऑल आपके 40 क्वेश्चन आने जो कॉमर्स सब्जेक्ट है आपका उससे रिलेटेड रहेंगे। लाइव शो करते हैं, लेकिन इसी तरह की वीडियोस आपको मिलते रहें इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और फ्रेंड्स और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। लाइव शो करते हैं इसमें, और 22nd क्वेश्चन जो है आपका 22 क्वेश्चन जो है वो लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रिगार्ड टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। यहाँ पर आपसे पूछा है कि इसमें से वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो होता है, कार्यशील पूंजी प्रबंधन जो होता है, उसमें गलत कौन सा है, फॉल्स कौन सा है, ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन को जरूर ध्यान दिए कि ट्रू पूछ रहा है, ये फॉल्स पूछ रहा है। तो जैसे कि जो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने देखा था, तो आपके क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट वाइज भी आए हुए हैं, ट्रू और फॉल्स रिलेटेड भी आए हुए हैं। तो अच्छे से आपको उसकी तैयारी भी करनी है। प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से देख लीजिएगा। यहाँ पर द लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल डजंट अफेक्ट द स्मूथ वर्किंग ऑफ ए फर्म। यहाँ पे पूछा है कि क्या गलत, फॉल्स, क्या गलत है इसमें से, यानी कि कौन सा वर्किंग कैपिटल के बारे में जो कहा गया कथन है, स्टेटमेंट है, वो गलत है। क्या वो पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि द लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल डजंट इफेक्ट, इफेक्ट नहीं करता है स्मूथ वर्किंग, किसी फर्म के सही ढंग से काम करने को इफेक्ट ही नहीं करता जो वर्किंग कैपिटल का लेवल होता है, तो ये गलत हो जाएगा, इफेक्ट करता है। सेकंड है कि इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी हैज नो रिलेवेंस, कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में टाइम वैल्यू जो होती है मनी की, वो रिलेवेंस उससे रिलेटेड नहीं होती है, रिलेवेंस नहीं होती है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द फर्म्स इन्वेस्टमेंट ऑल द करेंट एसेट। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो होती है, जो फर्म की इन्वेस्टमेंट होती है करेंट एसेट में, उससे रिलेटेड होती है, उसके बारे में बताती है। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल डील्स विद द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म, कि मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का जो मैनेजमेंट होता है तो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी से, यानी कि फर्म की जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी होती है उससे रिलेटेड होता है। तो ये आगे तीनों जो आपके हैं ये पॉइंट करेक्ट हैं, ये तीनों ही सही है, लेकिन जो फर्स्ट वाला है कि वो रॉन्ग दे रखा है, क्योंकि कहा है कि उससे रिलेटेड नहीं होता, डजन इफेक्ट, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि इफेक्ट डालता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ही आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कंप्यूट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। ओपनिंग स्टॉक है 10,000 का, क्लोजिंग स्टॉक है 16,000, मटेरियल कंज्यूम है 91,000। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, टर्नओवर रेशियो आपको निकालना है। अभी ये क्वेश्चन इससे पहले जो आप पूछा गया था उसमें बीपी है, पीवी रेशियो है, या फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, उसके बारे में पूछा था, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने इंक्लूड किया था। तो यहाँ पर रेशियो एनालिसिस से भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जो आप लोग की वीडियो आएंगी उसमें रेशियो एनालिसिस को भी हम अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की जो बात हो रही है कि इसमें से क्या निकल करके आएगा, तो कैसे इसको हम निकालते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके फॉर्मूले पर। तो जब हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं, लिख लेते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूले की अगर हम बात करें क्या होता है, तो ये हो जाता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि कितनी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई है, अपॉन में हो जाता है एवरेज स्टॉक, या फिर यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल भी लिखा हो सकता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। और नीचे हो जाता है यहाँ पर एवरेज स्टॉक। अब एवरेज स्टॉक को हमें निकालना है कि आपके क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो मटेरियल कंज्यूम बताया गया, तो उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मान लेंगे, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, लेकिन एवरेज स्टॉक हमको निकालना होगा। एवरेज स्टॉक कैसे निकाला जाता है, एवरेज स्टॉक निकालने के लिए आपके क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा होगा, दोनों को ऐड कर लीजिए। ये ओपनिंग दे रखा है और ये क्लोजिंग दे रखा है, तो 10,000 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 16,000, अपॉन हो जाएगा 2। तो इसका हम निकाल सकते हैं एवरेज स्टॉक। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा 26,000, अपॉन में 2 आ जाएगा, उसके बाद इसको डिवाइड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 13,000 आ जाएगा। ये 13,000 क्या निकल कर आ गया, हमारा एवरेज स्टॉक निकल करके हमारा 13,000 आ गया। अब इसको हमें फॉर्मूले में इनपुट करना है, प्लेस करना है और वैल्यू निकालनी है इन्वेंट्री टर्नओवर की। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर 91,000 हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 13,000, कितनी टाइम्स जाएगा, 13 का टेबल पढ़िएगा तो 7 टाइम्स आपका डायरेक्टली चला जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा।
सेकंड नंबर का ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा कि 7 टाइम्स जो रहेगा वो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो रहेगा। एक आंसर क्या है? ऑप्शन सेकंड। तो इसका आंसर निकालना है, लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो को निकालने का। तो ये हो जाता है आपका फॉर्मूला। यहाँ पर भी आप नोट कर सकते हैं अलग से, लेकिन जो वीडियोस आएंगी वहाँ पर और अच्छे से मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। तो इस सब चीज़ों को और अच्छे से रेशियो निकालना सीख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन भी करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको बताना है कि 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो आपकी प्रत्यक्ष सामग्री की लागत होती है, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल दैट कैन बी डायरेक्टली अलोकेटेड टू अ कॉस्ट सेंटर ऑफ आर ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन एन इकोनॉमिकली फेसिबल वे। आपको क्वेश्चन कह रहा है, जो आपका पहला पॉइंट है स्टेटमेंट का, वो कह रहा है कि जो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट होती है वो कॉस्ट ऑफ द मटेरियल उस भाग की मटेरियल की कॉस्ट है जिसे डायरेक्टली एलोकेट किया जा सकता है जो भी चीज बनाई जा रही है या फिर कोई भी कॉस्ट सेंटर पर। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो आपकी प्रत्यक्ष मजदूरी की लागत होती है, कॉस्ट ऑफ द वेजेस ऑफ दोज वर्कर्स हु आर रेडिली आइडेंटिफाइड आर लिंक्ड विद द कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि जो लेबर कॉस्ट होती है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है, तो वो आपकी डायरेक्टली लिंक की जा सकती है जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा होगा, जो या फिर जो कॉस्ट सेंटर होता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है उससे। ये वाला पॉइंट भी करेक्ट है। थर्ड कह रहा है कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, expenses other than direct material and direct labor that can be identified are linked with a cost center और cost object, तो डायरेक्टली लिंक किए जा सकते हो कॉस्ट सेंटर या फिर कॉस्ट ऑब्जेक्ट से, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो तीनों ही पॉइंट क्या है? करेक्ट हो जाएंगे। जो आपकी प्राइम कॉस्ट निकल करके आती है वो इन तीनों को ही ऐड करके प्राइम कॉस्ट निकल करके आती है। मूल लागत जिसे कि कहा जाता है, आपने कॉस्ट पे पढ़ा होगा इसके बारे में। तो जो प्राइम कॉस्ट होती है उसमें आपकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड होते हैं, जिसको कि आप डायरेक्टली किसी भी डायरेक्ट किसी भी कॉस्ट सेंटर पर या फिर कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर एलोकेट कर सकते हैं। तो एक आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें कि तीनों ही आपके स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इस आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं जो प्रीवियस में पेपर हुआ था, तो उसी को ध्यान में रख करके आपको अपनी तैयारी आगे की करनी है। यहाँ पर क्या कह रहा है? वो अमंग द फॉलोइंग असेसेस इज नॉट लायबल टू पे एडवांस टैक्स। इसमें से कौन सा ऐसा है करदाता जो कि एडवांस टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं होता है, एलिजिबल नहीं होता है। तो अब विशेष ध्यान में रखिएगा कि जो अब आपके नए आ गया है, क्योंकि इनका ये पेपर आपका 2022 में हुआ था, तो तब जो थे इनकम टैक्स में, और अब जो आपका आ रहा है 2025 में काफी चेंजेस हो चुके हैं। तो उन सारी चेंजेस को आपको ध्यान में रखना है। इनकम टैक्स एक ऐसा आपका सब्जेक्ट है जिसमें बहुत चेंजेस होते रहते हैं हर साल। तो आपको पर यार जो चेंजेस हुए हैं उनको ध्यान में रखकर ही अपने आंसर को देखना है। ये आपका प्रीवियस 2022 का है, तो काफी यहाँ से चेंज हो जाएगा नए वाले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहाँ पर कह रहा है कि हाँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू होगा। तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट SGST can be utilized for payment of SGST first and the balance for payment of IGST on outward supply। यहाँ पर स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? ये आपका जीएसटी से रिलेटेड है। तो जीएसटी के भी काफी क्वेश्चंस देखे गए हैं, भी आपने प्रीवियस में जो वीडियो आई थी वहां पर भी देखा होगा कि जीएसटी से काफी क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है SGST पर, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं SGST के पेमेंट के लिए पहले एंड द बैलेंस फॉर पेमेंट ऑफ IGST, और जिस वो पेमेंट IGST का आपका बैलेंस में रह जाता है उसके लिए ऑन आउटवर्ड सप्लाई। तो ये पहला पॉइंट आपका करेक्ट है। सेकंड कह रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ UTGST कैन बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ UTGST फर्स्ट एंड द बैलेंस फॉर पेमेंट ऑफ IGST ऑन आउटवर्ड सप्लाई। तो ये पॉइंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ CGST कैन बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ CGST फर्स्ट एंड द बैलेंस फॉर पेमेंट ऑफ IGST ऑन आउटवर्ड सप्लाई। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये तीनों ही पॉइंट क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। तो IGST जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है GST में दिया जाता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट जब हम अंतर्राज्यीय तरह से कहिए कि जो सप्लाई कर रहे होते हैं, तो वहां पर इसको दिया जाता है, जिससे कि जो जीएसटी है आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, इसमें बहुत तरह के टैक्स आपके मेनली आपके 3 टैक्स से अब आपके 4 टैक्स लगाए जाते हैं। एक एसजीएसटी हो जाता है आपका, आईजीएसटी होता है, यूटीजीएसटी होता है और सीजीएसटी होता है। तो 4 तरह के होते हैं, अलग अलग तरह से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं ये टैक्स।
तो इससे वीडियो आएगी तो जीएसटी की एक अलग से आएगी, उसमें हम पढ़ेंगे जीएसटी क्या होता है, जीएसटी की जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं वो भी कवर करेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है और इसके रिलेटेड फॉर्म्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं उसका भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो भी कवर किए जाएंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन से ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। ड्यूरिंग द ईयर 3000 वॉज स्पेंड ऑन द रिपेयर और ऑफ वेरियस मशीन। तो मैंने पहले ही बताया था जहाँ पर भी रिपेयर और मेंटेनेंस आ जाए मशीनरी की किसी भी चीज़ की तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है, ये अलग तो गलत होगा। सेकेंड है 50,000 स्पेंट ऑन रिपेयर बिफोर यूजिंग अ सेकेंड हैंड कार परचेज रिसेंटली। तो सेकेंड हैंड कार को परचेज किया गया है रिसेंटली, इसको 15,000 रुपये रिपेयर के खर्च किए गए हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और थर्ड वाला है कि कॉस्ट ऑफ एनुअल वाइट वॉशिंग ऑफ ए बिल्डिंग, वाइट वॉश किया गया एनुअल किया जाता है तो वो भी आपका इसमें जाएगा, जो कि एनुअल है। कोई भी खर्चे अगर बार बार होने की प्रकृति के होते हैं तो वो आपके आ जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। वेजेस पेड टू वर्कर्स, तो वेजेस पे की गई है वर्कर्स को, तो ये भी सीधे आपका आ जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कौन सा पॉइंट है, जो बी पॉइंट है, यहाँ पर रिपेयर जो की गई है, ध्यान रखिएगा कि रिपेयर और मेंटेनेंस जो है किसी नई मशीन से रिलेटेड हो जाती है तो वो आपकी जाएगी कैपिटल, तो वो आपकी जाएगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। लेकिन वही अगर कह रहा है जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में कि 15,000 स्पेंड ऑन रिपेयर्स बिफोर यूजिंग अ सेकेंड हैंड कार, आपने सेकेंड हैंड कार जो परचेज करी थी उसके रिपेयर के लिए यूज हो रहे हैं तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा अगर सेकेंड हैंड कार के बारे में कह रहा है कि नई कार के बारे में। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, application for cancellation of registration shall be submitted electronically from dash। जीएसटी यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कैंसलेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन किया कैंसलेशन करवाना है उसके लिए जो एप्लीकेशन भरी जाएगी तो वहाँ पर कौन सा फॉर्म दिया जाता है ये कह रहा है। तो यहाँ पर आपका सीधे सीधे से आंसर आ जाता है कि जीएसटी जो फॉर्म होता है 16 होता है वो फिल किया जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन। ये आपके फॉर्म्स जैसे ये भी मैंने बताया था कि ये भी इंपॉर्टेंट है, तो कौन कौन से फॉर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपकी वीडियो अलग से आएगी, वहां पर हम समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके एक पैरा दे रखा है, उसको आपको पढ़ करके आंसर देने हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस तरह क्वेश्चन भी अच्छे हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो काफी इजी हो जाता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको आंसर गिवन हो जाता है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं पैरा में हमसे क्या बताया हुआ है। यहाँ पर at the end of the each year all businessmen want to know how much money they made or lost throughout the year। तो इसमें आप लोग ये समझ लीजिएगा कि किस तरह से जब पैरा दे रखा होगा तो आपको आंसर निकालना है। how much capital they have put in the firm at the end of the year, how much money they owe and to whom they owe it, and so on। To obtain this information it is necessary to keep a full and systematic record of all business transactions made during the year। bookkeeping is the methodical recording of business transactions and the classification of such transactions into ledger। These transactions should be summarized at the conclusion of the period to determine the outcomes of its activity। To assist users of accounting information in making decisions, the summarized financial records or financial statements are interpreted and delivered to them। तो यहाँ पर जो पैरा है आपका बताया गया है कि बिजनेस क्या होता है, कैसे मनी फ्लो जो है रन किया जाता है, और उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है इंपॉर्टेंट होती है उसको सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हम रखते हैं। तो वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जो होता है वो क्या कहलाता है, बुक कीपिंग कहलाती है। बुक कीपिंग से आगे जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ट्रांजेक्शन का तो वो आपके लेजर हो जाते हैं, आपको बताया गया है। और उसके बाद उसको हम समराइज करते हैं जिससे कि हम लास्ट में आउटकम तक पहुंचते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज हमने करी हैं, और उस इंफॉर्मेशन को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं जिससे कि हम डिसीजन ले सके, या जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड समराइज किए गए हैं जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिन लोग को मिलनी चाहिए उन तक पहुंचा सकते। तो ये है आपकी समरी, कहाँ से समझ लीजिए जो आपके जो है पैरा में दे रखी है यहाँ पर। अब देखते हैं इसमें हम क्वेश्चन की क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बुक कीपिंग मीन्स और अकाउंटिंग स्टार्ट, ये पूछा गया है। तो बुक कीपिंग मीन्स क्या होता है, यहाँ पर दे रखा है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, की जो बुक कीपिंग होती है कि हम रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन से यहाँ पर वाला पॉइंट है। रिकॉर्डिंग कब से स्टार्ट होती है, जहाँ से आपकी बुक कीपिंग एंड होती है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो आप पैरा ना भी पढ़े तो भी आपको ये बात पता है कि अकाउंटिंग जो है वो बुक कीपिंग के बुक कीपिंग पहले आती है, अकाउंटिंग उसके बाद आती है। तो एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं इसमें क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर टैक्स अथॉरिटीज। टैक्स अथॉरिटीज के लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है? ये परचेज क्या किया गया ड्यूरिंग द ईयर, कैश बैलेंस ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर या फिर सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि टैक्स अथॉरिटीज के लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, तो टैक्स को अथॉरिटीज को क्या लेना है, टैक्स लेना है। टैक्स को किस बेसिस पे लेती है, आपका कितना प्रॉफिट आपने जनरेट किया उस बेसिस पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस इसमें आपके हैं जो सीधे सीधे आप ऐसे भी आंसर देख सकते हैं। तो पैरा को एक बार मीनिंग समझ लीजिए, पैरा क्या कहना चाह रहा है, उससे आप इजली इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉल्स विद रिगार्ड टू बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के बारे में कौन सा ट्रू है और फॉल्स है, आपको ये बताना है। तो पहला पॉइंट है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू असरटेन द नेट रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। ये क्या कह रहा है कि मेन ऑब्जेक्टिव बुक कीपिंग का क्या होता है, नेट रिजल्ट देखना और फाइनेंशियल पोजीशन किसी बिजनेस की देखना, ये मेन इसका ऑब्जेक्ट होता है। तो ये मेन ऑब्जेक्ट नहीं होता। मेन ऑब्जेक्ट जो होता है बुक कीपिंग का, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन तो नेसेसरी होनी चाहिए और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये नहीं रहता। ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बुक कीपिंग इंक्लूड समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग क्या होती है, इंक्लूड करती है समराइजिंग को। तो समराइजिंग जो है वो अकाउंटिंग का काम होता है, बुक कीपिंग का नहीं होता है। बुक कीपिंग में हम सिर्फ क्या करते हैं, जो ट्रांजेक्शन हमने की हैं फाइनेंशियल लेजर के, उनको लिखते हैं और क्लासिफाई करते हैं, तो अलग अलग हो जाएगा। फिर है कि बुक कीपिंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द सीनियर स्टाफ एंड इज एनालिटिकल इन नेचर, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये तीनों ही पॉइंट क्या बुक कीपिंग के बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा कि तीनों ही आपकी क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द अकाउंटिंग कन्वेंशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है कि कौन सा अकाउंटिंग कन्वेंशन है कि जो आपकी लेखांकन की अवधारणा है इस स्टेटमेंट में बताई हुई है। पहला है कि अकाउंटिंग पॉलिसी शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। एक पीरियड से दूसरे पीरियड में अकाउंटिंग की पॉलिसीज जो होती है, नीतियां जो होती है लेखांकन की, वो हमें नहीं बदलनी चाहिए। करेक्ट है वाला स्टेटमेंट आपका, ये कंसिस्टेंसी स्टेटमेंट हो जाता है। फिर आ जाती है मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, कि हमें जो बैड एंड डाउटफुल डेट होते हैं उनके लिए प्रोविजन करना चाहिए। तो ये आपको कंजर्वेटिज्म की अवधारणा होती है, रूढ़िवादी अवधारणा। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको पहले पीरियड जो दे रखा है कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड में सेम होनी चाहिए, तो कंसिस्टेंसी निरंतरता होना चाहिए, ये कहती है आपकी अवधारणा। और जो मेकिंग प्रोविजन की बात कर रही है बैड एंड डाउटफुल डेट के लिए, तो आपकी हो जाती है रूढ़िवादी अवधारणा। तो एक आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है when a person start a business investing 20 lakhs, it is recorded in the business by debiting the cash account and getting the capital account. Similarly, when goods are withdrawn by the proprietor, the drawing account is debited and the purchases account is created. The above business transactions are recorded as per the dash accounting concept. आपको बताना है कि जो रखे गए हैं अलग अलग, यानी कि जब स्टार्ट किया गया तो किसी बिजनेस को 20 लाख इन्वेस्ट करके वहाँ पर पूरी एंट्री करी गई, उसको डेबिट किया गया, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया गया, कैपिटल अकाउंट बनाया गया, यानी कि सब कुछ अलग अलग लिखा गया, जबकि उसकी जो चला रहा है वैसा उसी नहीं किया, तो ऐसा किस अवधारणा के तहत होता है। तो आपकी सेपरेट अकाउंटिंग इनिशिएटिव होती है, उनकी पृथक अस्तित्व होता है बिजनेस का उस व्यक्ति से या उसके स्वामी से, उस बेसिस पर ये वाली जो एंट्रीज होती हैं वो की जाती हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। तो ये अवधारणाएं हैं जो कि आपके जो क्लासेस वीडियोस आ रही हैं उसमें आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी सारी अवधारणाएं, जिससे कि आपके ये सारी पॉइंट क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर से अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका दूसरा पैरा स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि कुछ और चीजें दे रखी हैं। उस पैरा में आपकी क्या चीजें हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो होते हैं वहां से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं कि थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग इज मेड ऑफ ए सेट ऑफ प्रिंसिपल। जो थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग होती है वो सेट ऑफ प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, नॉर्म्स, रूल्स और स्टैंडर्ड दैट हैव बीन क्रिएटेड ओवर टाइम, जो कि टाइम टू टाइम जो होते हैं क्रिएट किए जाते हैं, उनको कुछ प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, जिससे कि अकाउंटिंग आपकी होती है। To ensure that accounting terminology has the same meaning for everyone and is more meaningful, यानी कि जिससे कि अकाउंटिंग का काम जो है वो सभी के लिए एक जैसा हो सके और ज्यादा अर्थपूर्ण हो सके। Most accounts have agreed on a set of principles and practices that are often used while compiling financial statement. जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम जो बना रहे होते हैं, कंपाइल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपकी जो प्रिंसिपल्स हैं या जो प्रैक्टिसेस आप यूज कर रहे हैं वो उसमें समानता आ सके, सभी के लिए यूजफुल हो सके।
Accounting concepts are the fundamental assumptions or ideas that are used to record transaction and create financial statements. बिजनेस इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर अलग अलग कॉन्सेप्ट बताए हैं कि बिजनेस इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट होता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट होता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, मैचिंग कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है। तो ये इतने तरह के आपके कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं। जो आपको की वीडियोज आ रही हैं वहाँ पर हम इस सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग को क्लियर कर देंगे, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे और क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आपको पता होना चाहिए। Accounting conventions are a statement of practice or principles that are followed by a business as a standard approach or procedures over time. Convention of full disclosure, materiality, conservatism and consistency are just a few of the most important accounting conventions. तो कुछ कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ अवधारणाएं होती हैं जिनके बेसिस पे अकाउंटिंग का काम किया जाता है। तो ये सारी दे रखी, जिसको भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वो सारी आपकी उसी के बेसिस पे दे रखी है। आगे के क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड हैं, लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए कि क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर जो सारा दे रखा है उसमें डिटेल नहीं दे रखी। जो क्वेश्चन पूछे हैं वो आपके डिटेल से रिलेटेड हैं, तो आपको पता होना चाहिए इन सबके बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो स्टेट द अकाउंटिंग कन्वेंशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ये बताना है कि जो दो स्टेटमेंट जो दे रखे हैं इसमें कौन सी अकाउंटिंग कन्वेंशन बताई हुई है। अकॉर्डिंग अकाउंटिंग पॉलिसी शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। जो लेखांकन नीतियां होती हैं वो एक पीरियड से दूसरे पीरियड में चेंज नहीं होती। ये कौन सी आपकी अवधारणा है? तो ये आपकी कंसिस्टेंसी हो जाती है। दूसरा कह रहा है कि मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेब्ट, कि जो बैड और डॉटफुल डेब्ट होते हैं उनके लिए प्रोविजन प्रावधान पहले से करना चाहिए। तो ये आपकी कंजर्वेटिज्म होती है, रूढ़िवादी अवधारणा होती है। तो ये वाला किसमें दे रखा है? ये जो सेकंड वाला जो दे रखा है वहां पर दे रखा है कि पहली कंसिस्टेंसी है कि एक जैसी ही रहनी चाहिए, चेंजेस नहीं करने चाहिए हमें। और रूढ़िवादी अवधारणा हमसे ये कहती है, कंजर्वेटिज्म जो है कि हमें बैड एंड डॉटफुल डेब्ट का प्रावधान प्रोविजन करना चाहिए। तो ये कहती है बेसिकली कि लाभों पर ध्यान देने के बजाय हमें जो हानि हो सकती है उनका प्रावधान, उनका प्रोविजन या दायित्व जो हमें आ सकते हैं, लायबिलिटीज जो उत्पन्न हो सकती है उनका पहले हमको प्रोविजन करना चाहिए। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हेन अ पर्सन स्टार्ट अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 20 लाख। एक व्यक्ति है जो कि अपना बिजनेस 20 लाख से शुरू करता है, उसके बाद वो अपना रिकॉर्ड रखता है इन द बिजनेस बाय डेबिटिंग द कैश अकाउंट एंड crediting the capital account. Similarly, when goods are withdrawn by the proprietor, the bank account is debited and the purchase account is credited. The above business transactions are recorded as per the dash accounting concept. कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति है जो अपना बिजनेस 20 लाख से स्टार्ट कर रहा है इन्वेस्ट करके, वो उसका रिकॉर्ड रख रहा है और 20 लाख की वो एंट्री कर रहा है, कैश अकाउंट को डेबिट कर रहा है और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है। सेम इसी तरह जब वो गुड्स को विड्रॉ करता है यानी कि निकालता है अपने बिजनेस से, तो उसमें बैंक अकाउंट को डेबिट करता है, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देता है। तो ऐसा वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका खुद का बिजनेस है, उसके बाद भी वो क्यों कर रहा है? तो कौन सी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लगती है? तो आपके सेपरेट अकाउंटिंग इनिशिएटिव होती है कि अलग पृथक अस्तित्व माना जाता है बिजनेस का, बिजनेस को एक आर्टिफिशियल बॉडी माना जाता है, तो वहां पर अलग अलग रखा जाता है दोनों को। इस वजह से वो उनका लेखा रखता है, इसकी अकाउंटिंग या रिकॉर्डिंग रखता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। An accounting system is designed in such a way that both aspects, changes in assets and changes in liabilities and equity as the case may be of each transaction is recorded. Which of the following accounting concepts relate to the above statement? तो यहाँ पर कह रहा है कि हम जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको इतना डिजाइन किया गया है कि वहां पर हम एक तरफ आपकी एसेट होती है, एक तरफ लायबिलिटी और इक्विटी होती है। मीन्स कहने का ये है कि जो आप बैलेंस शीट जैसे कि बनाते हैं, एक साइड एसेट होती है, एक साइड लायबिलिटी और कैपिटल होती है। दोहरे उससे लिखा जाता है, दोहरे तरह से रखा जाता है। तो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग इक्वेशन जो है, लेखांकन समीकरण भी इसी पे बेस्ड है। आपके 4 लेखांकन समीकरण है, अकॉर्डिंग इक्वेशन है, इसी पर बेस्ड है आपकी। ये आपके डुअल एस्पेक्ट में आता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो पैरा आपका दे रखा था वहां पर कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं इसके बारे में बताया था, लेकिन उसकी डिटेल जो है वो नहीं बताई थी, लेकिन आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डिटेल से हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द डैश अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट रेवेन्यूज आर क्रिएटेड टू द पीरियड इन विच दे आर अर्नड वेदर दे हैव बीन एक्चुअली रिसीव्ड और नॉट। तो यहाँ पर जो है ये आपका अप्रूवल हो जाता है, उपार्जित अवधारणा होती है। कहने का मतलब ये है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग रेवेन्यूज जो होती है वो क्रेडिट कर दी जाती है पेयर से रिलेटेड, जबकि वो विच दे आर अर्न वेदर दे हैव बीन एक्चुअली रिसीव्ड और नॉट। अगर वो एक्चुअली रिसीव हुई हो या ना हुई, लेकिन अगर वो अर्जित कर ली गई है तो उनका लेखा रखा जाता है, वो आपकी हो जाती है अप्रूवल बेस्ड। तो एक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका एक पैरा ही दे रखा है, यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट सेटेड पैरा दे रखा है और बाद में आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको उस पैरा को देख करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कोई पैरा क्या दे रखा है एक बार समझ लेते हैं। तो 3 पैराज आपके क्वेश्चन पेपर में आए हैं, 3 में आपके 5-5 क्वेश्चन या 4-4 क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं। तो अच्छा पेपर है, इजी भी है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर हेल्प मिल जाती है। लेकिन एक चीज देखने में आ रही है कि अभी जो प्रीवियस वाला जो पैरा सॉल्व किया गया तो वहां पर डिटेल नहीं बताई थी उन्होंने उसके बारे में सिर्फ बता दिया था, तो आपको पता होना चाहिए तभी आप इस पैरा को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट आर ट्रेडिशनली इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस एंगेज्ड इन ट्रेडिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। कि कोई बिजनेस जो कि ट्रेडिंग या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में एंगेज्ड होता है तो वो अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रखता है वो कौन सी है, इनकम स्टेटमेंट होता है और बैलेंस शीट होती है। फाइनल अकाउंट्स आर अनदर नेम फॉर दीज स्टेटमेंट, जो फाइनल अकाउंट्स अंतिम खाते भी हम इन्हें कहते हैं। हाउएवर इफ अप्लीकेबल अ थर्ड स्टेटमेंट टर्म्ड अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नाउ आल्सो प्रिपेयर्ड, कि जो है और ज्यादा उसको अगर हमें एक्सप्लेन करके या एनालाइज करके देखना तो उसके लिए हम कौन सा स्टेटमेंट तैयार करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और सोल ट्रेडर्स इनकम स्टेटमेंट इज सेपरेट इनटू 2 सेक्शन, जो आपका एक व्यक्ति का होता है यानी एक व्यक्ति का बिजनेस होता है तो आप उसके जो बनाए जाते हैं इनटू 2 सेक्शन, 2 सेक्शन में बनाया जाता है इनकम स्टेटमेंट। द फर्स्ट सेक्शन इंडिकेट्स ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस एंड द सेकंड शोज करता है नेट प्रॉफिट या लॉस, यानी कि फर्स्ट सेक्शन में हम ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, सेकंड सेक्शन में हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं। द ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट सेक्शन, जो पहला सेक्शन हमारा बनता है जहां से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है। और दूसरा सेक्शन या फिर इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो सेकंड सेक्शन होता है, जिससे कि आपका नेट प्रॉफिट निकल के आता है। द बैलेंस शीट illustrates the asset, liability and equity as of the accounting period's end। ये जब अकाउंटिंग पीरियड का एंड होता है तो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, जिससे कि हमको पता चलती है उस बिजनेस की एसेट, लायबिलिटीज और इक्विटी। A cash flow statement, also known as a statement of cash flows, is the financial statement in financial accounting that demonstrates how changes in balance sheet accounts and income affect cash and cash equivalents and divides the analysis into operating, investing and financing activities। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है कि जिसमें आपकी 3 तरह की एक्टिविटीज आती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो यहाँ पर आपके फाइनल अकाउंट्स के बारे में मेनली बताया गया है कि क्या होते हैं, उसके कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या चीज से क्या क्या चीजें निकल के आती हैं। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। which of the following are considered as operating activity। यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी रिलेटेड। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताया था, 3 एक्टिविटीज में ये बताया। अब उन एक्टिविटीज में क्या आ रहा है ये आपके स्टेटमेंट में नहीं बताया है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, क्या होता है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, कि ट्रेड रिसीवेबल्स जो होते हैं उनसे कैश रिसीव हो रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा या नहीं आएगा, तो करेक्ट है आएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन्स बाय फाइनेंस कंपनी, तो ये आपका जो है सेकेंड वाला पॉइंट, इंटरेस्ट पे किया गया है तो ये भी आपका आएगा। सेल ऑन इन्वेस्टमेंट ये नहीं आएगा, ये आपका किस में जाता है, ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। परचेज किया गया ये भी इन्वेस्टिंग में जाएगा, और परचेज ऑफ गुडविल ये भी आपका इन्वेस्टिंग में जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड वाला क्वेश्चन ही जो होगा, पॉइंट जो दे रखा है वही आपका जाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। बैलेंस शीट इज अ समरी ऑफ द डैश अकाउंट, जो बैलेंस शीट होती है वो किसकी समरी होती है, तो पर्सनल और रियल अकाउंट की होती है। किस ध्यान में रखिएगा, बैलेंस शीट में आपके पर्सनल और रियल अकाउंट शामिल होते हैं, नॉमिनल अकाउंट को हम नहीं दिखाते। नॉमिनल अकाउंट किस में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम प्रिपेयर करते हैं वहां जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको दे रखी है एसेट, आपको रीअरेंज करना है लिक्विडिटी के ऑर्डर में, जो सबसे ज्यादा लिक्विड होती है सबसे ऊपर हो जाएगी, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको इसको अरेंज करना होगा। तो डेटास दे रखे हैं, गुडविल है, प्रीपेड सैलरी है, लूज टूल है, कैश इन हैंड है, प्लांट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले आपका कैश इन हैंड आएगा, जो सबसे ज्यादा लिक्विड होती है वो कैश इन हैंड होती है, या फिर कैश आउट बैंक दे रखा होता तो वो, तो यहाँ पर कैश इन हैंड देख लीजिए सबसे पहले। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पर थर्ड में ही दे रखा, तो यही आंसर हो जाएगा। आपको सारे देखने की जरूरत नहीं है, एक को देखकर ही आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर 2 ऑप्शन में फिफ्थ होता तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता, लेकिन आप एक ही ऑप्शन में है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपना लगा लीजिएगा जिस तरह से आपके ऑर्डर दे रखा है कि कौन सा किसके बाद है, और इसको नोट भी कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पर से भी इसमें क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा कि ऑर्डर क्या होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर ये आपका न्यूमेरिकल कुछ दे रखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। नेट प्रॉफिट है 1 लाख का, रेंट रिसीव्ड है 10,000 का, गेन ऑन सेल मशीन है 15,000, इंटरेस्ट ऑन लोन है 20,000 का, डोनेशन है 2,000। तो आंसर यहाँ पर 97,000 आ रहा है। तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। देखिएगा कि कैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकाला जाता है। बहुत ही सिंपल सा इजी सा है, ज़्यादा इसमें नहीं है। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर नहीं कर पाइएगा तो फिर आगे जो आपकी क्लासेस की वीडियो आएंगी तो वहाँ पर मैं इसको इंक्लूड करूंगी इस क्वेश्चन को, लेकिन पहले आप लोग सॉल्व करिएगा। इसका आंसर यहाँ पर दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो कि लास्ट भी होने वाला है आपका क्वेश्चन, यहाँ पर भी न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द नेट सेल एंड ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको नेट सेल निकालनी है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है 1 लाख की और ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन सेल्स। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आपको ये मान लेना है कि जो सेल है वो 100 है। सेल को हम 100 मान लेते हैं। जब सेल हमारी 100 हो जाएगी तो प्रॉफिट क्योंकि दे रखा है 20% ऑन सेल, तो जो प्रॉफिट आपका दे रखा है 20% का, तो यहाँ पर उसको हम अगर लेस कर देते हैं तो 80 हमारी क्या रह जाती है। जो 80 निकल करके आ रही है ये हो जाएगी हमारी कॉस्ट। ये है हमारी कॉस्ट। तो आपके यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है 1 लाख का, तो इसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 1 लाख जो है तो लिख लीजिए अपॉन में, क्योंकि 1 लाख क्या है कॉस्ट है 80%, तो यहाँ पर अपॉन में 80 हो जाएगा इंटू 100, जो कि हमको सेल निकालनी है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 20 से करिएगा तो यहाँ पर 20 से करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, ये जाएगा आपका 5 टाइम्स। इसको डायरेक्टली डिवाइड कर लीजिएगा तो 25,000 आ जाएगा। अब 25,000 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो कितना निकल के आ जाएगा 1,25,000। 1,25,000 की हमारी क्या निकल के आ जाती है सेल। अब उसमें से हम 1 लाख को जो कि हमारी कॉस्ट थी क्वेश्चन में ही दे रखी थी उसको अगर हम लेस कर देते हैं, वैसे भी आपको पता चल ही गया है इसमें सीधे सीधे कि 25,000 क्या है हमारा प्रॉफिट निकल करके आ गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। 1,25,000 की सेल हो जाएगी और 25,000 का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखा आपने कितना इजी था, बहुत ही इजीली हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखकर ही आपके जो क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ पर जो सीरीज, इसीलिए मैंने सीरीज को पहले रोक दिया था कि पहले ये देख लेते हैं ये प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन आपके आए हैं। तो अब उसी को ध्यान में रखकर ही वैसे ही क्वेश्चन आगे मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊंगी। तो अगर वो वीडियोस आप लोग को चाहिए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।